ओम अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सिद्धांत, संगीता और होरा त्रिस्कंध ज्योतिष कहा जाता है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को समन्वित करने वाली यह विद्या है। 18 ज्योतिष के प्रवर्तकों में एक महर्षि पराशर हुए हैं, जिन्होंने बृहत पाराशर होरा शास्त्र को लिखा है। हम लोग बृहत पाराशर होरा शास्त्र का विधिवत अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। और आजकल YouTube के माध्यम से ज्योतिष के ऊपर बहुत सारी वीडियोस की भरमार है। जो भी टॉपिक्स क्लियर किए जाते हैं, मुझे थोड़ा सा एक दुख होता है इस बात को लेकर के कि हम लोग ऋषि प्रोक्त प्रमाणों को क्यों नहीं बताते। हम लोग नैसर्गिक मित्रता की बात करते हैं तो संबंधित श्लोक क्यों नहीं बताते। हम लोग तात्कालिक मित्रता की बात करते हैं तो संबंधित श्लोक को क्यों निरूपित नहीं करते। हमारा अपना कुछ नहीं है, वरन हम जो कुछ भी बता रहे हैं वह सब ऋषि प्रोक्त है। तो इसलिए ऋषियों का प्रमाण यथासंभव देने का प्रयास करना चाहिए है। ऐसी मेरी भावना है और ऐसा ही मैं मत मानता हूँ। चंद्रमा को लेकर के हम लोग बहुत सारी चीजों में मतभेद रखते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा को लेकर के प्रायः कहा जाता है कि चंद्रमा माता का कारक है और सूर्य देव पिता के कारक है। एक आम तौर पर यह धारणा है बनी हुई। व्यास जी, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं सर, बराबर है, बराबर है। लेकिन हमारे यहाँ पर ज्योतिष में बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं, बहुत प्रमाण है, कई जगह लिखा हुआ है। एक जगह लिखा है कि तताम्बे रविर्भार्गवो दिविहिनिशि प्रभाकरेन्दु स्मृतौ तद्व्यस्तेन पितृव्यमात्र भगिनी संज्ञो तदा तत्क्रमात्। कहने का अर्थ है इसका कि सूर्य पिता के कारक होते हैं, बिल्कुल सत्य है। लेकिन तताम्बे रविर्भार्गवो दिवी दिन में होते हैं। अगर किसी जातक का जन्म दिन में हुआ है तब हम वहां पर सूर्य को पिता का कारक मानेंगे, है ना। और प्रभा कर, लेकिन तद व्यस्तेन पितृव्य, पितृव्य मतलब पिता के समान। पिता के समान कौन होते हैं? चाचा। अगर किसी जातक का जन्म रात्रि में हुआ है तब हम सूर्य से चाचा के कारकत्व को निरूपित करेंगे। चाचा से हम चाचा का कारक लेंगे। यद्यपि सूर्य पिता के कारक होते हैं, लेकिन कब? अगर जातक का जन्म दिन में हुआ हो। तो ये एक छोटी सी धारणा है जो ग्रंथों में ही प्रमाण है इस तथ्य का। अब हम क्या कर रहे हैं, चाहे दिन में जन्म हो चाहे रात्रि में जन्म हो, हम दोनों ही स्थितियों में सूर्य को पिता मान रहे हैं। लेकिन हमारे ज्योतिष के प्रमाण स्पष्ट रूप से इंगित कर रहे हैं। और यही प्रमाण चंद्रमा के बारे में भी कहा गया है कि मातृ भगिनी संज्ञा तथा तत्क्रमात्। मातृ भगिनी, मातृ भगिनी कौन होती है? माता की बहन, है ना। चंद्रमा माता के कारक हैं। कब है? अगर जातक का जन्म रात्रि में हुआ है तब चंद्रमा मातृ कारक होते हैं। लेकिन अगर दिन में जन्म हो तो उसके लिए एक शब्द लिखा है मातृ भगिनी, माता की बहन अर्थात मौसी। अगर जातक का जन्म दिन में है तो चंद्रमा से मौसी का विचार करें। तो ये एक छोटा सा पहलू था। ये सर सूर्य, किसमें श्लोक है? ये श्लोक मिलता है हमको फल दीपिका में। जो फल फल दीपिका में। दीपिका, हाँ, आप उसको, मैं बृहद पाराशर पूरा हो जाए इसके बाद में फल दीपिका को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ज्योतिष मंत्रेश्वर में जी, मंत्रेश्वर, मंत्रेश्वर जी की। मंत्रेश्वर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का जो हमारा विषय है वो बृहद पाराशर होला होरा शास्त्र में आज अगले विषय की ओर है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। कल हमने तात्कालिक मित्रता और शत्रुता का विचार किया था। इस कुंडली के माध्यम से, इस जन्म पत्रिका के माध्यम से हमारे जो साथी इस समय बीच में उपस्थित हैं वो पूरी तरह से नैसर्गिक और तात्कालिक शत्रुता और मित्रता के बारे में अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे।
ये था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि सूर्य के मित्र कौन है? चंद्रमा है, मंगल है, बृहस्पति है। ये सूर्य के नैसर्गिक मित्र हैं। नैसर्गिक मतलब ये सर्वथा सर्वदा हमेशा मित्र ही रहते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती। लेकिन सूर्य से भिन्न भिन्न भावों में ग्रह स्थिति के कारण यह मित्रता बदलती रहती है, कभी शत्रुता में तो कभी समत्व की स्थिति में। जैसे इस कुंडली में सूर्य से जो मंगल है वो कौन से भाव में है? मोनिका जी, आप कल नहीं थी, आज आप बता दीजिए। सूर्य से चंद्रमा मंगल किस भाव में है? सर 5वें भाव में। 5वें भाव में है। तो यहाँ पर सूर्य के मंगल कौन हुए? तात्कालिक रूप से मित्र हुए, तात्कालिक शत्रु। शत्रु हुए, ठीक है। तो आज का जो हमारा विषय, और वैसे नैसर्गिक रूप से सूर्य के मंगल कौन होते हैं? तो सूर्य के मंगल मित्र होते हैं नैसर्गिक। नैसर्गिक मित्र होते हैं, लेकिन यहाँ इस पत्रिका में तात्कालिक शत्रु तात्कालिक शत्रु है। है। अब हमारे पास दो स्थितियां आ गई हैं कि नैसर्गिक रूप से तो मित्र है एक ग्रह, लेकिन तात्कालिक यानी इस जन्म पत्रिका में भावों की ग्रह स्थिति के अनुसार मंगल सूर्य के तात्कालिक शत्रु बन गए हैं। तो अब अगले श्लोक में पाराशर जी कहते हैं, देखिए, तत्काले च निसर्गे च मित्रम चेदधिमित्रकम मित्रम मित्र समत्वे तु शत्रु शत्रु समत्व के। क्या कहा? तात्काले, तत्काले निसर्गे च मित्रम। अगर तात्कालिक रूप से भी और नैसर्गिक रूप से भी, दोनों ही स्थितियों में अगर वो मित्र है तो अधिमित्रकम, तो वह अधिमित्र बन जाता है ना। और मित्रम मित्र समत्वेतु, और अगर वो मित्र है तात्कालिक रूप से अथवा नैसर्गिक रूप से, और फिर वो सम हो गया है, तात्कालिक या नैसर्गिक दोनों में से, एक जगह मित्र है एक जगह सम है, तब वो क्या हो जाता है? मित्रम, मित्र मित्र हो जाता है। और शत्रु शत्रु समत्व के, और एक जगह शत्रु है और दूसरी जगह भी समत्व है, सम है वो, तब वो क्या रह जाता है? शत्रु हो जाता है। एक जगह शत्रु है एक जगह सम है, तब वह शत्रु हो जाता है। तो शत्रु सम बराबर शत्रु, ऐसे ही मित्र सम बराबर मित्र। तो कितने प्रकार की मित्रता हो गई अभी तक? ये 3 प्रकार की हो गई है। देखिए, तात्कालिक और नैसर्गिक रूप से अगर वो मित्र है, दोनों इस परिस्थितियों में मित्र प्लस मित्र बराबर अधिमित्रकम, अधिमित्र हो गया। मित्र और सम है, दोनों स्थितियों में एक जगह मित्र है एक जगह सम है, तो मित्र प्लस सम बराबर मित्रम, मित्र हो गया। इसी तरह से शत्रु है और एक जगह सम है, तो क्या हो गया? शत्रु प्लस सम बराबर शत्रु हो गया। अब अगले 58 श्लोक को देखते हैं। समो मित्र रिपुत्वे तु शत्रुत्वे त्वधिशत्रुता एवं विविच्य दैवज्ञो जातकस्य फलम वदेत। फलम वदेत बोलना चाहिए, वद धातु है यहाँ पर विधिलिंग लकार में एक वचन में प्रयुक्त हुई है ये, है ना। वदेत वदेताम वदेयु, वदे वदेतम वदेत, वदेयम वदे वदेम, संस्कृत में ऐसे करके वद धातु के रूप चलते हैं। पंच लकारा भवंती ना, 5 लकार होते हैं, है ना, प्राय है लौकिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत में 10 लकारा भवंती। तो 10 लकारों का प्रयोग तो नहीं होता अब वर्तमान में। महर्षि पाराशर जी ने अपने पाराशर होरा शास्त्र में लौकिक रूप से पंच लकारों का ही प्रयोग किया है। तो उसमें वदेत आया है, बोलना चाहिए। फलम माने फल को, द्वितीय विभक्ति। जात कस्य, जातक के, है ना। स्ये शब्दांत जो शब्द होते हैं जिनके अंत में स्य हो, वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। तो षष्ठी विभक्ति जहां होती है उसका अर्थ होता है का, की, के, है ना। जैसे रामस्य फलम, राम का फल। जातकस्य फलम, जातक का फल। मोहनस्य फलम, मोहन का फल। ऐसे करके इसका अर्थ निकालना चाहिए। तो एवं विविच्य, इस प्रकार विवेचन करके, दैवज्ञो, दैव को, ज्ञ माने जानने वाले को। दैव किसको कहते हैं? दैव कहा जाता है भाग्य, है ना। भाग्यम भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम, दैवम फलति सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम, कहावत मिलती है ना कि दैव ही फलता है सर्वत्र, न च विद्या न पौरुषम, विद्या भी नहीं फलती, पौरुष भी नहीं फलता। कभी कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं कि वहां पर दैव ही फल जाता है, भाग्य ही फल जाता है, पौरुष रखा रह जाता है हमारा, हमारी विद्या भी रखी रह जाती है।
तो एवं विविच्य, इस प्रकार विवेचन करके दैव को जानने वाले भाग्य कौन है? आप लोग हैं, विराजित हैं इस समय निःशुल्क ज्योतिष कार्यशाला में। आप जातक के भाग्य का निर्धारण करने वाले हैं, इसलिए आप सबके सब दैवज्ञ हैं, भावी दैवज्ञ तो ऐसी भाभी मैं आशा देवेंगे। कर रहा हूं, है ना। तो भावी दैवज्ञ हैं आप, तो आपको जातक के फल को बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? समो मित्र रिपुत्वेतु, अगर वह मित्र है और रिपुत्व भी है उसमें, रिपुत्व मतलब शत्रुता का गुण भी है, शत्रुत्व भी है उसमें। तो एक जगह मित्र है, एक जगह मित्र है और एक जगह रिपुत्व है। म्यूट कर लीजिए अपने को, कौन आवाज आ रही है। एक जगह मित्र है, एक जगह रिपुत्व है, शत्रुत्व है, तब वह क्या कहलाएगा? समो, सम कहलाएगा। और इसी प्रकार शत्रुत्व, और अगर वो शत्रु है और शत्रुत्व में और फंस गया है वो, माने एक जगह, दोनों ही जगह वो शत्रु है, उसमें शत्रुत्व ज्यादा हो गया है, शत्रुत्व में होने पर अधिशत्रुता, तो वह अधिशत्रु हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो तात्कालिक रूप से भी शत्रु है और नैसर्गिक रूप से भी शत्रु है वह ग्रह, तो ऐसी स्थिति में वह ग्रह उस संबंधित ग्रह का अधिशत्रु हो जाएगा। शत्रु प्लस शत्रु बराबर अधिशत्रु। और ऐसे ही मित्र रिपुत्व दोनों हैं उसमें, मित्रता भी है शत्रुता भी है, तो वो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे शत्रुता मित्रता। तो इस श्लोक से अर्थ से संबंधित कोई शंका किसी को? नहीं। मंजीत चौधरी जी, सौम्य जी, अजय प्रकाश जी, नहीं सर। मोनिका जी, मनीषा जी, जोशी जी। नहीं नहीं गुरु सर, जी, क्लियर है। बहुत सुंदर। जोशी जी परेशान हो रहे थे, हमने उनको ग्रुप से निकाल दिया, आपको ग्रुप से नहीं दो निकालेंगे। दो तीन दिन से डिस्टर्ब हो रहा था ना इधर उधर जाने में, तो मैं प्रॉपरली देख नहीं पा रहा था। आप उत्तराखंड के हैं, देव हैं, देव हैं, देवताओं को कोई निकाला थोड़ी जाता है, देवताओं को तो आमंत्रित किया जाता है। जी 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 गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। शुक्ल जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। शुक्ल जी, आपको इस श्लोक से संबंधित कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं है, राम राम। राम राम जी। तो देखिए, अब अधिशत्रु का मतलब समझ लेते हैं। अधिशत्रु का मतलब होता है जिसमें शत्रुता और स्थित हो गई है ना। अधि, अधिकरण, अधिकरण कारक भी होता है ना, अधिकरण कारक भवती। अधि माने स्थिर होने के अर्थ में। वृक्ष में फल है, वृक्ष में फल है, वृक्षेषु, तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग सप्तमी, जो है होता है। तो जब सप्तमी विभक्ति। शत्रु तत्व जब ज्यादा बढ़ जाए, तात्कालिक शत्रु हो नैसर्गिक शत्रु हो, तब उसको हम अधिशत्रु कहते हैं। अधि माने शत्रुता और बढ़ गई, दुश्मनत्व और बढ़ गया। अब इसको कुंडली के माध्यम से हम लोग परखते हैं प्रैक्टिकल। आप लोग अपनी अपनी डायरी पेन निकाल लीजिए। अब हम, तो ये इस श्लोक में 5 प्रकार की मित्रता शत्रुता समक्रिया आ गया है। तो ज्योतिष में इसको हमने कल भी आपको बताया था, इसको पंचधा मैत्री कहा जाता है। पंचधा है ना, 5 प्रकार की मित्रता को धारण करना है इसमें। देखिए, अब ये जन्म पत्रिका आपके सामने है। इस जन्म पत्रिका में आप लिखिए एक तरफ नैसर्गिक मित्रता, एक कॉलम बनाइए आप नैसर्गिक मित्रता, उसके बराबर में बनाइए नैसर्गिक नैसर्गिक मित्रता ओब्लिक शत्रुता, ऐसे बनाइए। एक तरफ बनाइए आप तात्कालिक मित्रता और शत्रुता, और एक तरफ बनाइए आप पंचधा। 3 कॉलम आपके बन गए हैं। अब उन तीनों कॉलम के बराबर में आप ये 7 ग्रह लिख दीजिए। ऊपर से, ऊपर सूर्य, ऊपर एक पंक्ति छोड़ दीजिएगा, जिस पंक्ति में आपने ये तीनों चीजें लिखी हैं उसको छोड़ करके अब बाईं तरफ लिख लीजिए। एक तरफ सूर्य, नीचे चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इस तरह से। पंचधा मैत्री में क्या करते हैं, अब आपको पता चल गया कि सूर्य के नैसर्गिक मित्र हैं चंद्रमा, लेकिन तात्कालिक हो गए हैं शत्रु, इसलिए पंचधा में जाकर के सूर्य के चंद्रमा हो गए हैं सम। तो जब व्यक्ति के जीवन में सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चलेगी, तो चंद्रमा किसके कारक होते हैं? माता के और मौसी के, है ना। तो माता और मौसी से जुड़ा हुआ वो जो फल देंगे वो सम फल देंगे।
ना बहुत अच्छा देंगे ना ही बहुत बुरा देंगे। तो जब हम दशाओं का फल कथन करते हैं तब वहां पर पंचधा मैत्री बहुत काम आती है। ऐसे ही मान लीजिए किसी जातक के जीवन में सूर्य की महादशा में बृहस्पति का अंतर्दशा चल रहा हो, ठीक है, तो बताइए आप सूर्य के बृहस्पति कौन है? नैसर्गिक रूप से तो मित्र है। मित्र है। और यहाँ पर देखिए सूर्य के बृहस्पति कौन हो रहे हैं? तात्कालिक बताइए, मित्र। बताइए। सर यहाँ भी मित्र, तात्कालिक भी मित्र हो काले रहे के हैं। मित्र हैं, तो मित्र और मित्र हो जाएं तो पंचधा में क्या बन जाएगा? अधिमित्र। सभी मित्र अधिमित्र का मतलब मित्रता और बढ़ गई, गाढ़ी बढ़ गए। मित्रता हो गई। और तो अगर किसी के जातक के जीवन में सूर्य की महादशा में बृहस्पति का अंतर्दशा अगर चल रही है तो हम ये कहेंगे कि उस व्यक्ति को बृहस्पति से जुड़े हुए कारक बहुत अच्छी मात्रा में मिलेंगे। बृहस्पति कौन है? धर्म कर्म है। बृहस्पति कौन है? कर्मकांड है, पुरोहित है, विद्याएं हैं। बृहस्पति गुरु है, तो हम कहेंगे इस पीरियड में उसको गुरुओं की कृपा मिलेगी, धर्म कर्म में रुझान बढ़ेगा, है ना, सम्मान मिलेगा, अपार यश मिलेगा, गुरुओं की कृपा होगी। तो ये जो कारक है बृहस्पति के जुड़े हुए, ये उसको ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। तो वहां पर पंचधा मैत्री का प्रयोग होता है। सर अभी महादशा तो आपने बताई कि जातक का हाँ जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसके अधिपति की जो दशा, मतलब जो होते हैं अधिपति, उनकी महादशा कहलाती है। हाँ, अंतरदशा क्या होती है सर? अंतर्दशा है, देखिए ऐसा है, जैसे मान लीजिए किसी की व्यक्ति के जीवन में केतु की महादशा चल रही है, तो केतु की महादशा है। महादशा एक बहुत बड़ा पीरियड है। जैसे सूर्य की महादशा चलती है 6 वर्ष के लिए, हर महादशाओं का समय फिक्स है। अगर कोई जातक शुक्र के नक्षत्र में पैदा हुआ है, जैसे मान लीजिए भरणी नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है, भरणी नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। तो जातक के जीवन में जन्म के समय शुक्र की महादशा मिलेगी। अब शुक्र की महादशा तो 20 वर्ष की होती है, लेकिन वो पूरी की पूरी 20 वर्ष की नहीं होगी, क्योंकि उस नक्षत्र में जो बच्चा जिस बच्चे ने जन्म लिया है वो ठीक नक्षत्र शुरू होते ही तो पैदा नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो भोगा होगा उसने नक्षत्र का काल, है ना। तो हम ये मान करके चलते हैं कि चलो मान लीजिए उसको 19 वर्ष की दशा मिल गई। अब इस 19 वर्ष की शुक्र की महादशा में हमने क्या किया? महादशा को हमने छोटे छोटे पीरियड में बांट दिया और उसको हमने कहा अंतरदशा। तो जिस क्रम से महादशा लगती हैं उसी क्रम के अंदर अब छोटी छोटी दशाएं आएंगी, उनको हम कहेंगे अंतरदशा। अंतरदशा के अंदर और छोटे छोटे पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया, उसको कहेंगे प्रत्यंतर दशा। प्रत्येक दशा। तरह से सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, है ना, ये हम उसको निकालते हैं। तो महादशा एक बड़ा पीरियड है कि भाई सूर्य की महादशा है 6 वर्ष के लिए, तो केवल सूर्य के ही फल नहीं मिलेंगे उसको। सूर्य की महादशा के अंदर बाकी ग्रहों की अंतरदशाएं आएंगी, उन ग्रहों की अंतरदशाओं के अंदर अन्य अन्य ग्रहों की प्रत्यंतर दशाएं आएंगी, उन प्रत्यंतर दशाओं के अंदर सूक्ष्म दशाएं आएंगी, प्राण दशाएं आएंगी। तो पूरा पीरियड वो 6 साल केवल शुक्र से ही प्रभावित नहीं रहेगा, सारे ही ग्रहों का उसको मिला जुला रिजल्ट मिलता है। तो ये होती है महादशा, फिर अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग बाद में करना सीखेंगे, आएगा चैप्टर आएगा ये भी। तो फिलहाल आप इसको समझिए, आज के टॉपिक से संबंधित समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने सूर्य के लिए चंद्रमा को निकाला, तो सूर्य के लिए चंद्रमा हुए यहाँ पर सम, बृहस्पति हो गए हैं अधिमित्र। बाकी ग्रहों का बताएं सर आप। जी, जी जी जी। सर जी, अच्छा, अब आपने बोला अभी गुरु अधिमित्र तो हो गया, मान लिया, लेकिन जब गुरु अभी षष्ठेश बनेगा, अष्टमेश बनेगा और व्ययेश होगा किसी की हाँ, कुंडली में, उसका तो उसका भी वो अलग, कैसे मिलेगा? हाँ, उसका भी अलग फल मिलता है। लग्न हम्म कुंडली के हिसाब से बृहस्पति किस भाव के स्वामी है, मान लीजिए हम्म छठे भाव के स्वामी है, खराब भाव के स्वामी है। लेकिन अगर वहां पर कोई योग बन रहा है, मान लीजिए विपरीत राजयोग बन रहा है, तो बृहस्पति वहां पर और शुभ हो जाएंगे। और खाली हम्म, दो दो स्थान में बैठे हैं, 6 8 12 में बैठे हैं, लेकिन कोई योग भी नहीं बन रहा, तब वहां पर वो बुरा फल देंगे। तो बराबर। वो आगे चलेंगे हम उसमें धीरे धीरे। अभी पहले हम लोग अपने बेसिक क्लियर करें मूल ग्रंथों की सहायता से। ओके ओके। तो सूर्य के लिए हमने 2 ग्रहों का विचार कर लिया है, आगे बताएंगे राकेश जी, बताएंगे आप। सूर्य के लिए शुक्र बताइए आप, नैसर्गिक रूप से सूर्य के शुक्र कौन है? नैसर्गिक रूप से नैसर्गिक रूप से सूर्य के शुक्र कौन होते हैं? मित्र हैं कि शत्रु हैं सूर्य के लिए? अमित जी बताएं। हम्म,
डॉक्टर अभिषेक जी, शुक्ल जी। मेरे ख्याल यहाँ से पे सूर्य के महाराज लिए जो है, सू- शत्रु कहलाएंगे। नहीं हाँ सूर्य नैसर्गिक शत्रु हुए, लेकिन यहाँ पे तात्कालिक मित्र होकर के ये सम हो जा रहे हैं। सम हो जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा जवाब है। देखिए, सूर्य के शुक्र नैसर्गिक रूप से शत्रु होते हैं, सूर्य शुक्र को शत्रु मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जन्म पत्रिका में सूर्य से 3 भाव आगे जो ग्रह स्थित तीन हैं वो बार सबके सब मित्र हैं। ऐसे ही जो सूर्य से 3 भाव पीछे ग्रह हैं वो भी मित्र होते हैं। तो यहाँ पर सूर्य से 3 भाव में अंदर अंदर आ रहे हैं, तो शुक्र यहाँ पर मित्र हो गए तात्कालिक, लेकिन नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। तो पंचधा मैत्री में जाकर के ये शत्रु प्लस मित्र बराबर सम हो गए। ठीक है, आगे बिल्कुल ठीक। बुध के लिए बताइए। सूर्य के लिए बुध के लिए लिखिए आप, नैसर्गिक रूप से कौन होते हैं? नैसर्गिक रूप से सूर्य बुध शुक्र शत्रु हो गए। नहीं, सूर्य के लिए, नहीं सूर्य बुध को शत्रु नहीं मानते। नहीं मानता। सम होते हैं। सम मित्र है, होते हैं। बुध सम मित्र है, सम नैसर्गिक मित्र है। मित्र भी और नहीं यहाँ मानते। पर आपको सम है। नैसर्गिक मित्रता है। हाँ, नैसर्गिक सम है, बुध जो है सूर्य के लिए नैसर्गिक रूप से सम है, लेकिन यहाँ पर मित्र हो गए हैं, है ना। तो मित्र और सम मिलकर के क्या रहता है? मित्र ही रहता है। तो पंचधा मैत्री में मित्र हो गए हैं सूर्य के लिए बुध यहाँ पर। आगे चंद्रमा हो गया, बुध हो गए, शुक्र हो गए, मंगल बताइए। सूर्य के मंगल कौन है नैसर्गिक रूप से? नैसर्गिक तो मित्र हुए। मित्र है। मित्र हुए। और यहाँ पर कौन है तात्कालिक रूप से? शत्रु। शत्रु। शत्रु प्लस मित्र बराबर पंचधा में जाकर के क्या हो गए? सम सम। सम हो गए। सम हो गए। सम लिख दीजिए आप। शनि को देखिए अब, सूर्य के लिए शनि कौन होते हैं नैसर्गिक? शत्रु। शत्रु होते हैं। शत्रु होते हैं। शत्रु लिख दीजिए नैसर्गिक के नीचे। तात्कालिक के नीचे लिखिए कौन है? मित्र। मित्र है यहाँ मित्र पे। है। शत्रु और मित्र मिलकर के पंचधा के नीचे लिख दीजिए आप, क्या हो गए? सम। सम हो गए। ठीक है, राहु केतु का विचार इसमें नहीं किया जाता, पाराशर जी ने नहीं किया है ना। आगे बताएं इसमें। सूर्य के लिए हो गया। इस तरह से हम बाकी ग्रहों का देखेंगे। जैसे सूर्य के बाद अब देखिए आप चंद्रमा से। अब बताइए चंद्रमा को पहले सूर्य से लेते हैं। चंद्रमा के तो सर सूर्य कौन? जो हमने, सर हाँ एक्सक्यूज मी, जो टेबल बनाई थी, तो सर इसमें तो फिर हमें नैसर्गिक मित्र और शत्रु वाले में तो हमें सारे ग्रह लिखने चाहिए थे ना, तभी हमारी टेबल आगे पूरी हो पाती। तात्कालिक मित्र हाँ तो शत्रु के मैंने लिए हर एक हाँ ग्रह की। हाँ मैंने तो लिखा है हमने आपको। केवल मित्र, अच्छा मैंने केवल मित्र ग्रह लिखे थे। ठीक है। दोनों लिखने हैं। अब आप एक ठीक है। काम ठीक कर है लीजिए, एक टेबल और बनाइए जी। आप। उसमें 5 जी। कॉलम आप जब आपने पंचधा बनाई, जी। पंचधा जो बनाई है, उस पंचधा के जी। बराबर में ही आप नीचे को कॉलम बनाइए और लिखिए ऊपर, सबसे ऊपर लिखिए अधिमित्र, फिर लिखिए मित्र, फिर लिखिए सम, फिर लिखिए शत्रु, फिर लिखिए अधिशत्रु। इसी 5 से आपको क्लियर हो जाएगा अब। अच्छा। हाँ, अब लिखिए चंद्रमा से। देखिए चंद्रमा के नैसर्गिक मित्र कौन है? चंद्रमा को पहले सूर्य से लेते हैं। चंद्रमा के लिए सूर्य कौन है? मित्र। मित्र है। इसमें देखिए तात्कालिक रूप से कौन है? शत्रु। तो मित्र कौन हुए? सम। सम हुए, है ना। तो चंद्रमा के आगे जो आपने 5 कॉलम बनाए हैं अभी, ये अधिमित्र मित्र सम शत्रु अधिशत्रु में, उसमें सम के आगे लिख दीजिए आप। सूर्य लिख दीजिए, सम के आगे सूर्य। आगे सूर्य के लिए अब देखिए आप मंगल। चंद्रमा के लिए मंगल होते हैं मित्र, नैसर्गिक रूप से मित्र होते हैं। यहाँ पर भी देखिए तात्कालिक रूप से चंद्रमा के कौन है? 3 भाव के अंदर अंदर है, तो मंगल यहाँ भी मित्र है। तो मित्र और मित्र मिलकर के हो गए अधिमित्र। तो चंद्रमा के लिए मंगल हुए यहाँ पर अधिमित्र। तो चंद्रमा के लिए मंगल तो सम होगा ना? नहीं, चंद्रमा के लिए मंगल होते हैं सम। हाँ, हाँ, सम होते हैं। किसने डिस्टर्ब कर दिया। चंद्रमा के लिए मंगल होते हैं सम, सम लेकिन होता यहाँ है। पर तात्कालिक रूप से हो गए हैं मित्र।
तो मित्र और सम हो अगर तो मित्रम मित्र समत्वेतु, है ना, मित्र और समत्व होने पर मित्र ही रहते हैं। तो चंद्रमा के लिए मंगल मित्र हो गए हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग भाई, वो सनम हम तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे, वो वाली कहावत मत करिए। चंद्रमा के लिए बुध का विचार करते हैं अब। चंद्रमा के लिए बुध कौन है? चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते, केवल चंद्रमा के मित्र बुध और सम का भाव रखते हैं। मित्र। हाँ, बुध, चंद्रमा के लिए बुध मित्र हैं, क्योंकि चंद्रमा के ही तो बेटे हैं बुध। हमने आपको कथा सुनाई थी पुराण की, हाँ हाँ। उसमें चंद्रमा की जो बृहस्पति की पत्नी थी तारा, उनका अपहरण कर लिया था चंद्रमा ने। बाद में पुत्र की उत्पत्ति हुई, पुत्र के रूप में कौन उत्पन्न हुए? बुध। बाद में शुक्राचार्य जी ने हस्तक्षेप किया, हस्तक्षेप करके उनकी पत्नी वापस कर दी देवगुरु बृहस्पति को। लेकिन जब बाद में बुध को पता चला कि मेरे पिता बृहस्पति नहीं है, मेरे पिता जैविक रूप से तो चंद्रमा है, तो वो चंद्रमा को अपना मन ही मन शत्रु मानने लगे। लेकिन चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते, क्योंकि चंद्रमा के तो पुत्र ही बुध है। तो ये कहानी है, लेकिन कहानी खगोलीय तथ्य को कहती है कि किसी कालखंड में बृहस्पति से ही अलग हुआ चंद्रमा, और बाद में चल करके पृथ्वी से संबंध बना। किसी कालखंड में पृथ्वी और चंद्रमा भी एक ही खगोलीय पिंड के हिस्से थे, वो बाद में अलग हो गए। चलिए आगे, हम कहते हैं ना चंद्रमा को चंदा मामा, तो चंदा मामा कहने के पीछे जो भाव है हमारा वो यही है कि जब सृष्टि का क्रम हुआ होगा उस समय किसी कालखंड में, बहुत प्राचीन काल में, हजारों लाखों साल पहले में, चंद्रमा और समुद्र पृथ्वी से उत्पत्ति। किसी एक ही खंड के हिस्से थे। बाद में चंद्रमा अलग हो गया, पृथ्वी अलग हो गई। तो उसके बाद भी जब चूंकि पृथ्वी से अलग हुआ है चंद्रमा, इसलिए पृथ्वी की ही वो जो है परिक्रमण क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाया, पृथ्वी की परिक्रमा ही वो करते रहते हैं चंद्रमा। तो इसलिए चंदा को मामा कहा गया। पृथ्वी के भाई हैं, सहोदर हैं दोनों के दोनों। ये कथाएं समुद्र से केवल, उत्पत्ति। हाँ, कथाएं केवल कथाएं नहीं है, इन कथाओं के जी, पीछे खगोलीय तथ्य खगोल, हैं। बिल्कुल। इतिहास, इतिहास आगे जुड़ा हुआ उससे। इतिहास भी जुड़ा हुआ है। जी अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, 3 तरीके के अर्थ होते हैं। जी तो चलिए हम लोग केवल शाब्दिक अर्थ पर ही जोड़ देते हैं। जी। तो यहाँ पर इस तरह से हम बाकी ग्रहों का विचार कर लेंगे और पंचदह मैत्री का विचार हो जाता है। तो इजी हो जाता है हम लोगों के लिए। ऐसा है, तो देखिए मैंने जी इसके लिए टेबल भी बना दी है आप लोगों के लिए। जी। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, देखिए ये टेबल है वो। देखिए इस जन्म पत्रिका में सूर्य के लिए बृहस्पति अधिमित्र है। क्यों है अधिमित्र? क्योंकि सूर्य से 3 भाव आगे बैठे हैं, तो तात्कालिक मित्र हो गए। और सूर्य के नैसर्गिक बृहस्पति मित्र होते ही हैं, तो मित्र और मित्र मिलकर के क्या हो गया? अधिमित्र हो गया। तो देखिए मैंने अधिमित्र के आगे मैंने बृहस्पति को लिख दिया है, सूर्य के नीचे, रवि के नीचे। जी। अब बुध को लिखा है मैंने मित्र, बुध मित्र हुए पंचधा मैत्री से। क्यों हुए? क्योंकि सूर्य के लिए बुध कौन है? सम है ना, नैसर्गिक रूप से सम है। लेकिन तात्कालिक रूप से कौन है? मित्र है। यहाँ पर सूर्य से 3 भाव के अंदर अंदर है, तो नैसर्गिक रूप से सम है, तात्कालिक रूप से मित्र है, तो मित्र और सम मिलकर के क्या रह जाता है? मित्र ही रह जाता है। तो इसलिए इसको हम इसी तरह से प्लस प्लस तो आपके हो गए अधिमित्र, हाँ प्लस हम मान लें दोस्त को, है ना, और हाँ माइनस मान लें शत्रु को। तो जो हाँ मैथ में फॉर्मूला लगता है प्लस माइनस हाँ माइनस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो फार्मूला आपको अच्छा लगे वो आप लगा लीजिए, इसमें जी कोई जी। दिक्कत नहीं मुझे। आगे देखिए, रवि के सम कौन हुए यहाँ पर? चंद्रमा, मंगल, शुक्र और शनि हुए। ये मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, इसको आप इस तरह से उसको समझ लेंगे, है ना। अब जैसे रवि के लिए यहाँ पर शत्रु कोई नहीं है और अधिशत्रु भी कोई नहीं है, तो सारे के सारे जो ग्रह हैं सूर्य के लिए वो या तो अधिमित्र हैं या मित्र हैं या सम है। तो जब सूर्य की महादशा के अंदर इस जातक की जन्म पत्रिका में इन सारे ग्रहों की दशाएं, अंतर दशाएं आएंगी, तो वो उतना ज्यादा बुरा रिजल्ट नहीं देंगी उसको। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे ग्रह ना तो शत्रु हैं सूर्य के, ना ही अधिशत्रु हैं। ये सब के सब अधिमित्र हैं, मित्र हैं, सम है, इसलिए उसको अच्छा रिजल्ट देंगे। पंचधा मैत्री ही आधार है जातक के जन्म के फल को कथन को करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर है बृहस्पति की जब महादशा चलेगी, तो बृहस्पति की महादशा में जब बुध की और शुक्र की अंतर्दशा आएगी, तो बुध और शुक्र कौन है बृहस्पति के लिए? देखिए यहाँ पर अधिशत्रु है ना।
तो बुध और शुक्र की अंतर्दशा जब आएगी इस जातक की जीवन में, बृहस्पति की महादशा चल रही हो और बृहस्पति की महादशा में बुध और शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो, तब उसको बुध और शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में विशेष हानि का योग बनेगा इस जन्म पत्रिका के अनुसार। अब देखिए, आप विचार करिए, 3 भाव आगे पाराशर जी ने सूर्य से 3 भाव आगे ग्रहों को मित्रता की श्रेणी में रखा है। एक भाव का विस्तार कितना होता है? 30 अंश। दूसरे भाव का विस्तार भी 30 अंश, तीसरे भाव का विस्तार भी 30 अंश, और चौथे भाव का विस्तार भी 30 अंश। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया? 30 चौका 120, 120 अंश तक उन्होंने मित्रता की श्रेणी में रखा। इसके माने जो ग्रहों की जो कक्षीय स्थिति है, उनकी अंशात्मक स्थिति है 120 अंश की, ऐसा उन्होंने क्या देखा कि 120 अंश की परिधि में अगर सूर्य से कोई ग्रह हो या किसी भी ग्रह से कोई ग्रह हो 120 अंश की परिधि में, तो वही तो उसके मित्र हो रहे हैं। तो इस गणित में उन्होंने क्या विज्ञान खोजा होगा कि सूर्य से 120 अंश की परिधि के ग्रहों को उन्होंने मित्र मान लिया। आप लोग अनुसंधान करिए, रिसर्च का विषय है, इसको ऐसे ही मत मानिए। इस चीज को कहीं ना कुछ आपको और खगोलीय तथ्य मिल सकते हैं, मुझे तो नहीं मिल पाए अभी तक। जी एक बात आप पूछनी थी। जी आपने ये बताया था कि सूर्य से 3 भाव आगे, यानी एक तो सूर्य का ही हो गया, हम्म फिर उससे अगला और उससे अगला, हम्म तो ये 3 ही हुए ना? देखिए सूर्य को छोड़कर। देखिए देखिए, सुनिए सुनिए, जैसे जी ये 3 ग्रह बैठे हैं लग्न में, बुध हैं, गुरु जी हैं और शुक्र हैं। मैं अभी फिलहाल बुध को ले लेता हूँ, ठीक है। जी तो जो कल हमने आपको श्लोक बताया था, श्लोक जी क्या बताया था? 10 बंधुआय सहज स्वांतस्थास्ते परस्परम तत्काले मित्रताम यान्ति रिपुवो यत्र संस्थिताः। कि 10 बंधु आए सहज स्व अंत्य, इन स्थानों पे अगर कोई ग्रह स्थित हो तो वो उसके मित्र होते हैं, अन्य भावों में कोई ग्रह स्थित हो तो वो उनके शत्रु होते हैं। तो इस जन्म पत्रिका में बुध से दूसरे भाव में और 12वें भाव में, बुध से तीसरे भाव में और 11वें भाव में, ध्यान से समझिए, बुध से तीसरे भाव में और 10वें भाव में, यानी बुध से दूसरे तीसरे चौथे भाव में और बुध से 12वें 11वें 10वें भाव में कोई ग्रह स्थित होंगे तो वो तात्कालिक रूप से उसके मित्र होंगे। आप ऐसे भी देख सकते हो कि बुध के अगल बगल के जो भाव हैं, ये प्रथम भाव ही तो होता है, ये वाला भाव जी दूसरा है, ये वाला 12वां है, तो 2 12 11, ये तीसरा भाव है, ये 11वां है। 3 11 आमने सामने वाले बराबर वाले एकांतर क्रम से, और ये है चौथा भाव, ये है 10वां भाव, तो 4 10। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो ग्रह जिस भाव में बैठा है वहां से 2 12 3 11 4 10 भावों में स्थित हो तो वो तात्कालिक मित्र होता है। आसान तरीका हमने आपको बताया ये कि कोई ग्रह जहां बैठा है वहां से 3 भाव आगे और वहां से 3 भाव पीछे हो तो भी तात्कालिक मित्र होता है। दृष्टियां ठीक दोनों ठीक हैं, आपको जो दृष्टि अच्छी लगे आप उस दृष्टि से उसको याद करिए अपने हिसाब से, ठीक है। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैं यहाँ सर। पे मैं सर एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ जी। जो अभी बहन जी को एक वो था ना, जैसे आपने दूसरा तीसरा चौथा 10वां 11वां 12वां भाव बताए, बहुत सुंदर। साथ में इनको एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा कि जो साथ में बैठा हुआ ग्रह है उसकी उससे पट्टीदारी होगी तो वो शत्रुता ही निर्वहन करेगा। हाँ हाँ सर ने बताया था। हाँ सर, यही चीज मैं भी कहने वाली थी, हाँ पूछ रही थी आपसे कि जो हम अभी 120 अंश की बात कर रहे थे, तो जो जी, सेम भाव में घर सेम बैठे हुए हैं वो तो जी 30 अंश में ही आ गए, लेकिन वो हाँ। शत्रु हाँ, की तो श्रेणी में आ रहे वो हैं शत्रु, तात्कालिक। हाँ वो 30 अंश की परिधि में है, 30 अंश के हाँ अंदर है, तो उसके अंदर शत्रु में है वो। उसी भाव के साथ जो बैठे हैं वो उसके शत्रु हैं, जी जी। शत्रु होते उसके शत्रु हैं। उससे आगे हाँ के भाव में ग्रह बैठे हैं तो वो तात्कालिक मित्र हैं। ऐसे ही उसके जिस भाव में बुध बैठे हैं उससे पिछले 3 भावों में कोई ग्रह बैठे हैं तो वो तात्कालिक वो भी मतलब मित्र हैं उसके, है जी, ना। 30 तो से 30 से लेकर 120 अंश तक में मित्र हैं हाँ, और इससे अन्यत्र शत्रु हैं। फिलहाल आप अंश में मत फंसिए, अभी फिलहाल आप हाँ इतना समझिए कि जिस जी भाव में कोई ग्रह बैठे हैं उस भाव को छोड़ करके उससे आगे के 3 भाव और उससे पीछे के 3 भाव में हो वो उसके तात्कालिक मित्र होते हैं, और बाकी भावों में बैठे हो और उसके साथ भी जो बैठे हो वो सब तात्कालिक शत्रु होते हैं। बस ये हमारी विषय वस्तु थी आज की, और मैं समझता हूँ आपको इससे संबंधित कोई समस्या नहीं रही होगी।
तात्कालिक धन्यवाद मित्रता, शत्रुता, पंचधा मैत्री, ये बृहद पाराशर जी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। और आगे अब जो श्लोक आगे के आ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा गणित से जुड़े हुए हैं, और उसको भी मैं लेकर के आपको बड़े आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और ये शरीर हमको मिला है, ये शरीर इसलिए मिला है ताकि हम लोग आत्मज्ञान करें, स्वयं का ज्ञान करें। हम लोग देह नहीं हैं, हम लोग इस देह से परे कुछ चेतन तत्व हैं, है ना। मैं पार्वती जी ने पूछा था, शंकर जी से पूछा कि महादेव, मैंने सुना है कि ग्रह नक्षत्र जो है वो लोगों को समाज में सुख और दुख देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो महाभारत में कहीं ये प्रसंग है कहीं का, मैं श्लोक संख्या तो मुझे याद नहीं आ रही। तो बाद में शिव जी ने उनको बताया, शिव जी ने कहा कि केवलम ग्रह नक्षत्रम न करोति शुभाशुभम, केवल ग्रह नक्षत्र ही शुभ और अशुभ नहीं करते, वरन सारा हमारा ही किया हुआ सुख और दुख के रूप में सामने आता है। इसी बात को लिखा है एक जगह और, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपना ही किया हुआ शुभ और या अशुभ जो कुछ भी हो वो हमको भोगना ही पड़ेगा। तो श्रीमद् भगवद गीता। ना, तो जो हमने किया है वो तो हमको भोगना है। तो जो हम कर चुके, गलतीवश हो गया हमसे, वो आगे ना हो, ये कर्मयोग है। जो हो चुका वो भोगना पड़ेगा, वो भाग्य है। तो कर्म और भाग्य दोनों ही एक दूसरे के सिक्के हैं। अगर आप शुभ कर्म बढ़ाते हैं, सात्विक कर्म अधिक करते हैं, देखिए 3 तरीके की वृत्तियां होती हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक वृत्तियां होती हैं जिसमें सतोगुण प्रधान हो, जैसे कि आप व्रत उपवास करते हैं, आप नियम धारण करते हैं, आप फलाहार करते हैं, आप सत्संग अत्यधिक सुनते हैं, आपके मन में इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, आप लोक हितार्थ कार्य ज्यादा कर रहे हैं, आप परहित ज्यादा कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी आत्मा में सतोगुण बढ़ता चला जा रहा है ना। हालांकि आत्मा तो अलग है, गुण से अलग है, वो निर्गुण है, लेकिन जो आपका मन है वो सतोगुणी हो रहा है। ऐसे ही रजोगुण होता है। रजोगुण माने राजा का गुण। राजा का गुण क्या है? राजा का गुण है विस्तार करना, अधिक महत्वाकांक्षी होना। आज मेरे पास 100 गज के 3 प्लॉट हैं, कल को 6 प्लॉट और हो जाएं, मेरे 3 महत्वाकांक्षा और बन जाएं, महत्वाकांक्षा बढ़ती चले जाना, वो है रजोगुण। तो रजोगुण का आप अधिक विस्तार करेंगे तो आपको पुनः पुनः जन्म लेना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, है ना। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूल मते, कि ये तो माना जाना लगा रहेगा। इसलिए इससे बचने का उपाय क्या है कि आप इन गुणों से परे हो जाएं। आप जो कुछ भी करें, मैं जो कुछ भी कर्म कर रहा हूं भगवान, उसका फल, उसका सब कुछ मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, मैं कर ही नहीं रहा, आप ही मुझसे करा रहे हैं। इस भाव से जब आप कोई कर्म करते हैं तो आप कर्म के बंधन में नहीं फंसते। ज्योतिष इसी तथ्य को सिखाती। ज्योतिष कोई भाग्य बांटने की विद्या नहीं है कि तुम गाड़ी कब खरीदोगे, तुम स्कूटर कब खरीदोगे, तुम्हारे घर में नया कपड़ा कब आएगा, तुम्हारा नया मकान कब बनेगा। आज ज्योतिष केवल इन्हीं विषयों में अटक करके रह गया है। हम लोग अगर जातक को सही रूप से कर्म का विधान सिखा दें कि कर्म क्या है भाई, है ना। तो सतोगुण रजोगुण की बात हम लोग कर रहे थे। ऐसे ही होता है तमोगुण। तम माने अंधकार, ऐसा ऐसे गुण जो आपको अंधकार में डाल दे, आपको अज्ञान में डाल दे। तो मार काट करना, भोग विलास में डूब जाना, इतना डूब जाना कि कर्तव्य और अकर्तव्य का कोई भान ही ना रहे, सब कुछ भूल जाए। तो शास्त्रोचित मर्यादित ढंग से अपने जीवन को जो है सुधारें, सही गुरु के संरक्षण में रहें। सही गुरु, गुरु के बारे में कुछ शब्द और याद आ रहा है। कहते हैं ना कि वाणी पर कुछ शब्द आए तो उनको बोल देना चाहिए, नहीं बोले तो फिर अगले जन्म में गूंगा बनते हैं। ऐसे कोई संत जी हमारे बता रहे थे। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो पीठ इस समय हमारे भारतवर्ष में है, चारों पीठ है। गोवर्धन मठ पूरी पीठ है पूर्व दिशा में, ऐसे ही जो है उत्तर में है बद्रिकाश्रम है, पश्चिम में द्वारिकापुरी है। ऐसे 4 पीठ फिर में है, 4 पीठ, श्रृंगेरी, 4 पीठ हैं। उन चारों पीठों में जो शंकराचार्य बैठे हैं, गुरु का मतलब ही शंकराचार्य होता है। बिल्कुल सही। एक शास्त्रों में लिखे हुए ये मर्यादित श्लोक है कि गुरु का मतलब ही शंकराचार्य है। अगर कोई गुरु आपको जीवन में गुरु नहीं मिल रहा हो तो आप सीधा सीधा भगवान शंकराचार्य जी के पास जाएं। आप उन्हीं के सामने अपनी व्यथा, मन की व्यथा जो भी आपकी है उसको प्रकट करें। वहां से आपको जो भी कुछ प्रेरणा मिलेगी वो आपके जीवन का कल्याण करेगी। इधर उधर बगुलों के चक्कर में मत पड़िए। आजकल बगुले बहुत आ गए हैं। गुरु के रूप में कालनेमी बहुत आ गए हैं। कालनेमी था ना रामायण में, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, ये हमारे गांव के बगल में ही था। हाँ बिल्कुल, हमारे गांव के बगल में ही था महाराज, सुल्तानपुर में। हाँ, उत्तराखंड में। तो हनुमान जी सुल्तानपुर में, अच्छा, सुल्तानपुर में।
भरतपुर में। तो वहाँ भरत कुंड से 35 किलोमीटर दूर लगभग बढ़िया, देखिए शुक्ल जी। महावीरन जगह है। हाँ बढ़िया वहां पे बढ़िया हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति है। बढ़िया। तो कालनेमी उनको मिला। कालनेमी की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, रामायण की कथा प्रचलित हुई थी टीवी के माध्यम से। कालनेमी ने उनको रोक लिया, मैं तो साधु हूँ, सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में। खैर उन्होंने उनको फंसाया, वो जिस कार्य से जा रहे थे उसमें बाधा डाली, रोका उनको। तो ज्योतिष विद्या में मूल श्लोकों को पढ़ाना शुरू करिए। आप लोग भी अगर पढ़ा रहे हैं, इस विद्या को सिखा रहे हैं किसी को, तो आप ऋषियों का प्रमाण लेकर के उसको पढ़ाएं। अपनी तरफ से कुछ भी इत्यादि बांचना इत्यादि ना करें। हम लोग शास्त्रों में ऋषियों से ऊपर नहीं है। अभी हम ऋषि बहुत उच्च उच्च दर्जे के वैज्ञानिक थे, उनको वैज्ञानिक भी कह सकते हो आप। तो आप मूल ग्रंथों की तरफ लौटे। महर्षि दयानंद जी ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। हम भी कह रहे हैं, ज्योतिष को पढ़ना है तो ज्योतिष के मूल ग्रंथों की ओर लौटो, ये मेरा नारा है। इसको नारा समझिए, ध्येय वाक्य समझिए, कुछ भी समझिए। चाहे प्रतिदिन एक श्लोक पढ़िए आप, लेकिन प्रतिदिन पढ़िए, निरंतरता को बनाए रखिए। मैं लिख करके आपको दे रहा हूं। आपने बृहत पाराशर हुरा शास्त्र का विधिवत सांगोपांग अध्ययन अगर आपने कर लिया, तो आप अपने क्षेत्र के माने हुए विद्वान घोषित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर आपने इन श्लोकों को कंठस्थ भी कर लिया, तो विद्वत समाज में आपकी पूजा गुणी व्यक्ति के रूप में होगी। तो बृहत पाराशर महर्षि पाराशर जी द्वारा लिखित ग्रंथ है। पाराशर जी कोई छोटे मोटे उनको गुरु मत समझिए, है ना। द्वापर युग से लेकर के पीछे तक उनका नाम मिलता है। ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, वहां पर भी पाराशर जी ऋषि का नाम मिला है। कई पाराशर हुए हैं। तो ये जिस परंपरा से रहे होंगे, उसको उसके उनके पद को भी पाराशर कहा जाता होगा। जैसे इंद्र, इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र एक पद है। उस पर कई सारे इंद्र हुए हैं, बहुत इंद्र हुए हैं, है ना। तो इस तरह से मेरा ये आज का ये विषय वस्तु थी। समय पूरा हो चुका है। आज की इस कार्यशाला को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल को हम अगले श्लोक के साथ फिर से मिलेंगे। आपको नमो नमः। कोई जिज्ञासा किसी की नहीं है? सब संतुष्ट हैं आज की कार्यशाला से? पूरी तरह से महाराज। संतुष्ट संतुष्ट। बाकी लोग भी? सर एक चीज पूछनी थी। जी। तो जैसे किसी जातक का, जैसे ये मान लीजिए हम इसी कुंडली को एक आधार बना लेते हैं कि जिस जातक का जन्म हुआ जिस भी समय में, उसके अनुसार उसके तात्कालिक मित्र और शत्रु ग्रह बन गए, तो वो उसके हमेशा तात्कालिक मित्र और शत्रु उसकी कुंडली के अनुसार हमेशा वही रहेंगे, या वो भी बदलते रहते हैं ग्रहों की स्थिति के अनुसार? तात्कालिक मित्रता जो होती है वो जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति के अनुसार होती है। जी तात्कालिक मित्रता से ही पंचधा मैत्री का निर्माण होता है। तो पंचधा मैत्री फिक्स होती है। हाँ, जब गोचर में ग्रह घूमेंगे, गोचर में क्योंकि ग्रह तो लगातार घूम रहे हैं, तो उसका प्रभाव जी अलग जी। होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो गोचर का विषय है। लेकिन लेकिन तात्कालिक तात्कालिक मित्र और मित्रता, शत्रु तो कुंडली के अनुसार ही हाँ, रहेंगे ना? ये उस कुंडली के हिसाब से ही ठीक है, रहते हैं, फिक्स होते हैं। गुरुदेव अगर ठीक, आपकी ठीक है। अनुमति हो तो 2 शब्द थैंक यू सर। बोलूं मैं इस विषय पे। हाँ बोले आप, बिल्कुल। गुप्ता जी, ये जो अभी आपने प्रसंग छेड़ा ना, गुरुजी ने जी पंचधा मैत्री की जो बात की है, नैसर्गिक और तात्कालिक मित्रता के आधार पे अधिमित्र, अधिशत्रु, शत्रु, सम और मित्र की श्रेणी जो 5 मित्र वर्ग जी बन गया है, ये आपको पूरी मतलब लाइफ टाइम सेम रहेगी। पंचता चक्र ये कभी नहीं बदलता, ठीक। इसके बाद भी जी गोचर में अगर अनिष्ट भावों में ग्रह घूमता है, क्योंकि ग्रह तो है ही, खेचर बोलते हैं ना, आकाश में घूमने वाला, तो जी ये समय के अनुसार अगर अनिष्ट भाव से गुजर रहा है तो कुछ अनिष्टता की ताप आपको दे ही जाएगा। और वहां पे गुरुजी ने जी जैसा कि बताया कि आपका कर्म ही आपका रक्षा करता है, आपका धर्म ही आपका रक्षा करता है। तो धर्म और कर्म, इसको मजबूत करना है हमें, बस। ज्योतिष शास्त्र यही कहता है, इसी का नाम है। देखिए, जी अगर जी। आप किसी को सताते नहीं हैं, किसी को पीड़ित नहीं करते हैं, तो एक श्लोक है, वो भी मैं आपको कल सुना दूंगा, मेरे मनोमस्तिष्क में नहीं आ रहा है इस समय। तो फिर जी ग्रह आपको पीड़ित नहीं करते, ग्रह केवल बिल्कुल इंडिकेटर हैं। एक जगह लिखा है, बिल्कुल। महर्षि वराहमिहिर ने लिखा है कि फलानि ग्रह चारेण सूचयंती मनीषिणः को वक्ता तारतमस्य तमेकम वेदसम बिना। कि बहुत सुंदर। ग्रहों के फल को उनके संचरण के द्वारा, गोचर के द्वारा, यद्यपि ज्योतिषी वर्ग होगा, लेकिन को वक्ता से तमेकम वेद संबिना, कौन है ऐसा वक्ता जो निश्चित तौर पर ये कह सके कि ऐसा ही होगा। बिल्कुल स्वनाम धन्य हमारे यहाँ पर ज्योतिषी हुए हैं भारत में, उनकी जी बहुत सारी भविष्यवाणियां असत्य सिद्ध हुई हैं, है ना। तो भगवान क्या चाहते हैं? भगवान से बढ़कर कर कोई नहीं, क्योंकि ग्रह भी तो परमात्मांशी हैं। तो जी परमात्मा के बिल्कुल। है ना, परमात्मा क्या चाह रहे हैं, उसके आगे सब अलग है।
तो ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। नमो नमः। नमः सर्वेभ्यो। नमः नमः नमः।